हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है नदी तंत्र, यानी कि नदी तंत्र के बारे में हम लोग पूरा डीपली अध्ययन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैप के सहारे सारी चीजों को मैं बताऊंगा कि कौन सी नदियां कहाँ जाके मिली हैं और कौन सी नदियां कहाँ जाके गिरी हुई हैं। तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग बहुत सारे नदियों के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो इस सेशन के साथ आप लोग लगातार बने रहें और पूरा इसका फायदा उठाएं। अगर आपको ये सेशन, ये नदी तंत्र का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो आइए सीधे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं और देखते हैं कि नदी, देखिए पूरे भारतवर्ष को दो भागों में नदियों के हिसाब से बांटा गया है। एक तो उत्तर भारत की नदियां और दूसरा बांटा गया है आपका दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा नदियों को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो उत्तर भारत की नदियां, दूसरा आपका दक्षिण भारत की नदियां। अब देखिए, उत्तर भारत की नदियों को मैंने अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा है, यानी कि तीन भागों में बांटा गया है। एक तो सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। तो आइए उसको मैप में समझते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों को देखते हैं। तो देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना, कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र पकड़कर और भारत का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र पकड़ लिया जाए तो ये सिंधु नदी तंत्र का इधर सर्वाधिक विस्तार है। सिंधु नदी तंत्र का विस्तार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में है। उसके बाद से आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर बात किया जाए तो देखिए, तिब्बत वाले क्षेत्र में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम आता है चेमांगडुंग ग्लेशियर। और चेमांगडुंग ग्लेशियर जब गर्मियों के सीजन में पिघल जाता है तो उससे दो झीलों का निर्माण होता है। एक तो राकसताल झील का निर्माण होता है और दूसरा होता है आपका मानसरोवर झील का। और इसी मानसरोवर झील से जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, जिसको तिब्बती भाषा में जो है कि सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बती भाषा में सांगपो कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश से, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल देखिए गंगा नदी तंत्र इसके बाद से। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला ये जो क्षेत्र है ना, इसी को गंगा नदी तंत्र जो है कि यहाँ पे सर्वाधिक विस्तार है गंगा नदी तंत्र का। और मैं देखा जाए तो उत्तराखंड में जो है कि गंगा नदी का उद्गम है और उद्गम होते होते ये आपका देखा जाए तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर वाला इलाका है वहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और उसके बाद से बिहार होते होते जो है आपका जाके बंगाल में जो है कि अपने जल को गिरा देती हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके जो नाम है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो आपका उत्तर भारत की नदियों को तीन भागों में हमने बांट दिया। उसके बाद से दक्षिण भारत की नदियां दो प्रकार की हैं। एक तो आपकी है बंगाल की खाड़ी में, इस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दूसरा है आपका अरब सागर में, ये अरब सागर है पश्चिमी तट के पास, जो पूरा पश्चिमी तट आपका अरब सागर से अटैच है, तो इसमें गिरने वाली नदियां, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखिए जितनी भी पश्चिमी तट की नदियां हैं वो सारा कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और पूर्वी तट की नदियां जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और उत्तर भारत की कुछ नदियां जो हैं वो भी बंगाल की खाड़ी में आपका, जैसे गंगा नदी तंत्र की मैं बात करूं तो गंगा इसी में आके गिरती है। और पूर्वी नदी तट पूर्वी इलाके की मैं बात करूं भारत के, तो ये भी नदियां आपकी बंगाल के खाड़ी में जो है कि आके गिर जाती हैं, अपने जल को क्या करती हैं? गिरा देती हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका यहां है सिंधु नदी तंत्र। इसको समझिए कि सिंधु नदी तंत्र, तो देखिए मैप से समझते हैं। तो देखिए ये हमारा सिंधु नदी तंत्र का विस्तार है। और इस सिंधु नदी तंत्र की अगर मैं बात करूं तो इसी मानसरोवर झील से जो है आपका सिंधु नदी निकली है। और सिंधु नदी निकली है इसी मानसरोवर झील से। और यहाँ पे मिठानकोट एक जगह पड़ता है जो आपका पाकिस्तान में स्थित है। और मिठानकोट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है कि आकर सारी नदियां आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद ये सब मिलकर जो है कि अपना अरब सागर में जल गिरा देती हैं। पाकिस्तान का जो कराची वाला इलाका है, कराची के आसपास ये अपना अरब सागर में जल गिरा देती हैं। तो समझिए कि सिंधु नदी में जो मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है?
सबसे पहले इस शेषनाग झील से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है झेलम, और झेलम को ऋग वैदिक नाम में क्या जाना जाता है, वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ से झेलम जो है कि इस तरीके से आई है और यहाँ तक ये पहुंची है, इसका विस्तार है यहाँ तक। इसके बाद से चंद्र और भागा नदियाँ, दो नदियाँ निकलती हैं जो हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से उन्हें चिनाव कहा गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर में चिनाव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आके झेलम में जस्ट आके वो मिल चुकी हैं। चंद्र प्लस भागा दोनों जब मिलती हैं आपस में, यानी कि चंद्र के साथ पहले भागा मिल जाती है तो ये संयुक्त रूप से चिनाव कही जाती हैं, और चिनाव जब आके झेलम में मिल जाती है तो यहाँ पे ये आके मिल जाती है थोड़ा आगे। ठीक है, उसके बाद से रावी नदी, रावी नदी आके जो है कि झेलम जहाँ पे चिनाव मिली है उसके जस्ट थोड़ा आगे जो है कि रावी नदी झेलम में मिल जाती है। फिर आपका जो है कि ब्यास रिवर, ब्यास रिवर जो है वो आपका जहाँ पे रावी नदी मिली है उसके जस्ट थोड़ा आगे जो है कि आके रावी नदी जो है आपकी ब्यास नदी यहाँ पे मिल गई है रावी से आगे। फिर सतलज नदी, आप लोग जानते हैं सतलज नदी का उद्गम जो है कि मानसरोवर झील के पास में एक झील और बना था जिसका नाम है राखसताल झील, और इसी से सतलज नदी का उद्गम हुआ है। और ये सतलज नदी जो है आपका ब्यास नदी जहाँ मिली है उसके जस्ट आगे आकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद से जब ये मिल जाती हैं आपस में, और यहीं पे देखा जाए तो ये सारी नदियां मिलकर थोड़ी जब आगे बढ़ती हैं तो ये सिंधु से जहां मिली है, सिंधु से मिलने के बाद इस स्थान को जो है कि मिठानकोट नाम दिया गया है। और मिठानकोट आपका प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, और मिठानकोट से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे कराची पड़ता है, और कराची जो है कि कराची के पास में आपका अरब सागर में ले जाकर ये अपना जल गिरा देती हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ बनता क्या है कि कौन कौन सी नदियां डायरेक्ट जो है मिठानकोट में आकर मिली है। तो मिठानकोट में ये सारी नदियां डायरेक्ट, सिंधु में कोई नदी नहीं मिली है, ये सारे बारी बारी से झेलम में मिलते गई हैं, और झेलम और सबका मिलन लेकर सीधे आकर मिठानकोट में झेलम सिर्फ सिंधु नदी से मिली है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र के जो बाएं सिरे और दाएं सिरे से मिलने वाली नदियां हैं उसको समझिए। देखिए ये चेमांगडुंग ग्लेशियर मैंने बता दिया है, वहां पे मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम है, और सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर से होते हुए नंगा पर्वत से टकराती है, और नंगा पर्वत से टकराने के बाद से मुड़ जाती है, और मुड़ कर सीधे कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में चले जाने के बाद से वो अपना जल जो है कि कराची के पास कहाँ गिरा देती है, आपका अरब सागर में गिरा देती है। तो देखिए इसके दाएं तट से मिलने वाली, ये ऐसे हम खड़े हैं तो इसका ये बाएं तट हो गया, ये आपका दायां तट हो गया। तो दायां तट से मिलने वाली नदियां हैं श्योक नदी, काबुल नदी, गोमल नदी, कुर्रम नदी। ये नदियां जो है काबुल, गोमल और कुर्रम, ये अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां हैं, इनका ऋग वैदिक नाम भी है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, कुंभा, क्रूमू, ठीक है, ये सारे आपको देख लेने हैं। ठीक है, 4 नदियां हैं जो ऋग वैदिक नाम है उनका। ठीक है, तो श्योक, काबुल और गोमल, कुर्रम, ये नदियां दाएं सिरे से सिंधु नदी में मिलती हैं। बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं जास्कर नदी, सियांग नदी, गिलगिट नदी और सिगार नदी, ये बाएं तट से जो है कि सिंधु में मिलती है। अब देखिए कि सिंधु नदी विवाद, जो सिंधु जल नदी समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, इसके तहत क्या हुआ था उसको भी समझ लीजिए आप लोग यहीं पे। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी की अगर मैं बात करूं तो जो उत्तर की नदियां हैं जैसे आपका सिंधु, झेलम और चिनाव, उत्तर की नदियां हैं, इस उत्तर की नदियों के साथ समझौता ये हुआ था कि 80% जल जो है कि पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल जो है कि भारत यूज करेगा। लेकिन कुछ नदियां आपकी अगर मैं बात करूं, जैसे जो दक्षिण की नदियां हैं सतलज, रावी और ब्यास नदियां, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो है कि 80% पानी जो है भारत यूज करेगा और 20% पानी जो है कि पाक यूज कर, जो पाकिस्तान है वो यूज करेगा। इसी को लेकर विवाद होता रहता है, और वो कहता है कि नहीं, इन नदियों का जल भी जो है कि हमें 80% मिलना चाहिए। बार बार इंटरनेशनल जो है कि आपका IGC में इंटरनेशनल जो न्यायालय है उसमें जाके अपना जो है कि ये बोलता रहता है कि नहीं, हमें जो है कि भारत हमारे साथ धोखा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को आप लोगों को देखना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि सतलज, रावी और जो है कि सिंधु, झेलम और चिनाव का कितना % पानी जो है पाक यूज करता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये सिंधु नदी जल समझौता आपको मालूम होना चाहिए कितना है, कब हुआ था, कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था, तो ये पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उसकी अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखते हैं कि क्या है।
उससे पहले जो है कि आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में मैं बता देता हूं कि गंगा नदी तंत्र को एक बार समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए गंगा नदी तंत्र का जो विस्तार है, इसका ओरिजिन हम लोग समझते हैं कि कैसे है, तो उसको समझिए कि देखिए यहाँ पे आपका यमुनोत्री ग्लेशियर के पास सतोपद ग्लेशियर है, यानी कि सतोपद झील है, और इसी से विष्णु गंगा और धौली गंगा का उद्गम है। और यहाँ पे बगल में उसके जस्ट पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी, ठीक है, भागीरथी का उद्गम है। और विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है कि आपस में मिल जाती हैं, तो मिलने के बाद से जो है कि विष्णु प्रयाग में जो ये आपस में जाके मिल जाती हैं, और इनके साथ जो है कि अलकनंदा आके मिल जाती है। जब ये अलकनंदा मिल जाती है तो ये अलकनंदा संयुक्त रूप से विष्णु प्रयाग में कही जाती हैं। तो विष्णु प्रयाग में जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो अलकनंदा के साथ पिंडर मिल जाती है, कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में, ठीक है। तो पिंडर मिल जाती है, पिंडर के मिलने के बाद से जैसे ही ये दोनों नदियां आपस में मिलकर आगे बढ़ती हैं तो रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी जो है कि मंदाकिनी मिलती है इनसे, किससे, अलकनंदा से मंदाकिनी मिल जाती है पिंडर से। और मिलने के बाद से ये संयुक्त रूप से जब आगे बढ़ती हैं तो भागीरथी नदी जो है कि आपका देवप्रयाग में आकर जो है कि इस मंदाकिनी से क्या हुई है, मिल गई है। और जब इस मंदाकिनी से आकर मिली है तो इस मंदाकिनी और भागीरथी के संयुक्त रूप को क्या कहा गया है, देवप्रयाग में गंगा नाम दिया गया है। और गंगा जो है कि पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर जो है कि हरिद्वार में मैदानी भाग, यानी कि मैदानी भाग में उतरती है, और मैदानी भाग में उतरने के बाद से सीधे जो है कि आपका प्रवेश करती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो आपका बिजनौर वाला जिला है वहां से एंट्री लेती है, फिर होते होते आपका बिहार, बिहार के बाद से सीधे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद से सीधे बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो देखिए इनका विस्तार की अगर मैं बात करूं तो बाएं सिरे से मिलने वाली नदियों की मैं बात करूं तो रामगंगा, रामगंगा के बाद से गोमती, गोमती के बाद से बाएं सिरे से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, रामगंगा के बाद से गोमती, गोमती के बाद से घाघरा, घाघरा के बाद से गंडक, और गंडक के बाद से कोसी, और कोसी के बाद से महानंदा। और महानंदा, महानंदा के जस्ट थोड़ा आगे देखा जाए तो फरक्का नदी भी आके गंगा में मिलती है, ठीक है। उसके बाद से ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा में आके मिल जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा के संयुक्त रूप जब जो है कि बे ऑफ बंगाल में गिरता है तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के जल, मेघना जो है कि अपना जल कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में, न कि गंगा रिवर अपना नदी गिराती है, जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और इस गंगा नदी को जो है कि बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, आपका बांग्लादेश में। अब देखिए इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं यमुना। यमुना आप लोग जानते हैं कि बंदरपूछ यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि बंदरपूछ से निकलती है। और इसमें जो है कि मिलने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। टोंस नदी आपका जानते हैं कि प्रयागराज से इलाहाबाद के पास में मिलती है, जो है कि गंगा नदी से। सोन नदी जो है कि आपका मिलती है, ठीक है, बिहार में जाके आपका सोन नदी मिलती है, कहाँ पे, पटना के पास में, दानापुर के आसपास क्षेत्रों में जो है कि जाके सोन नदी जो है आपका मिल जाती है गंगा में, ठीक है। अमरकंटक से ये निकली हुई है, आप लोग जानते हैं अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं से निकली हुई है। तो ये नदियां जो है कि प्रवेश करती हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए गंगा नदी थोड़े टाइम के लिए कुछ इधर मुड़ गई है, और गंगा को 2 बार भागीरथी कहा गया है। कब, थोड़े कुछ समय के लिए जब ये हुगली नदी को क्रॉस करती है, हुगली को क्रॉस करती है, उसके जस्ट आगे जाके इसको भागीरथी नाम दिया गया। और भागीरथी कुछ समय के लिए रही है, और इसी गंगा रिवर में आकर दामोदर नदी भी मिलती है। और दामोदर नदी भी जो है किसी के साथ अपना जल जो है कि कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए कि मैं बात करूंगा कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र गंगा नदी तंत्र है उसके बारे में समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए आपका जो चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकली है, अगर देखा जाए तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा नदी, इसका तिब्बती भाषा में नाम सांगपो नदी है। और ये सांगपो नदी जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक जगह पड़ता है नामचा बरवा, और इसी नामचा बरवा से ये प्रवेश करती है, और प्रवेश करते हुए असम में पहुंचती है। और असम में इसका नाम पड़ता है दिहांग। और दिहांग की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक नदी और आके मिलती है, दिवांग नदी। ये दोनों मिलती हैं नदियां, तो संयुक्त रूप से इन्हें दिहांग कहा गया है। और ये असम में डुबरी से होते हुए सादिया तक जाती है, और सादिया से होते हुए ये सीधे कहाँ पहुंच जाती है, सीधे बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना,
क्या पड़ता है, जमुना नाम पड़ता है। और ये जमुना नाम से जो है कि सीधे जाके गंगा में मिलती है। अभी मैंने गंगा नदी तंत्र बताया, सीधे सीधे वहां मिलती है और ये दोनों मिलने के बाद से एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम आता है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, जहां पे मैंग्रोव वनस्पतियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। और आप लोग जानते हैं कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का सर्वाधिक रिच केंद्र है। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो आपस में मिलती हैं तो ये जो संयुक्त रूप से अपना जल गिराती हैं तो किस नाम से गिराती हैं, मेघना नाम से गिराती हैं। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज ये जो नदियों का आप लोगों का सिलसिला है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उत्तर भारत की नदियां। अब दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, पश्चिमी तट की अगर मैं बात करूं और पूर्वी तट की, तो यहाँ से नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, फिर उसके नीचे तापी नदी है, फिर गोदावरी नदी, फिर कोयना नदी आपको आकर कृष्णा में मिल गई है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलता है कि कृष्णा का सहायक नदी कौन है, तो तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए सबसे बड़ी नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। यहाँ पे देखा जाए तो कावेरी नदी है, जो आप लोगों का जल विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। फिर इसके नीचे आपका मेटू नदी है। ठीक है, ये मेटू नदी जो है कि आपका यहीं से निकली और जाके ये सीधे अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। ठीक है, क्लियर है, ये नदी तंत्र हो गया आपका, ये भी हो गया, और ये कुछ नदियां थी ये भी हो गई। ठीक है, तो इनके बारे में अगर आप लोगों को एक एक करके डिटेल्स जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हम अगले वीडियो में आपको सारी नदियों को क्लियर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।